कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आपका पॉल साइंस एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के द्वारा एक एग्ज़ाम जो 2018 में एलटी ग्रेड के लिए हुआ था, यानी कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स जो भी आप कहें पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं। इस एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो आज हम इस वीडियो में उन 60 क्वेश्चंस को एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम इन्हें देखेंगे और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दरअसल मैचिंग है और मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा इस वीडियो से की शुरुआत में ही कि यूपी पीसीएस का जो इस तरह का एग्ज़ाम होता है, जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, उसमें वो बहुत गहरे क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछते हैं, वो फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछते हैं। और उसे टफ बनाने के लिए वो कई बार कुछ ऐसे सवाल को पूछते हैं जो हमारी नज़रों के सामने या जो किताबें हम पढ़ते हैं उनमें वो नहीं होता है दिया हुआ, या यूँ कहें कि बहुत कम जो है हमारे काम का वो होता है, लेकिन ये लोग वो पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्क्लेमर के बाद। पहला क्वेश्चन देखिए, मैचिंग है और मैचिंग कह रहा है कि एक तरफ चिंतक है और एक तरफ उनकी जो है कृतियाँ हैं, यानी कि उनकी रचनाएं हैं, उनके बुक्स का नाम है या उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसका नाम है। तो हॉब्स को हम सब जानते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं मॉडर्न एरा के। तो आप देखिए कि मॉडर्न एरा मतलब जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं उनके उनमें तो हॉब्स जो है वो लेवाइथन से जोड़े जाएंगे, क्योंकि हॉब्स ने ही लेविथन की बात की है। लॉक जो है वो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखते हैं। इसके बाद रूसो जो है वो उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुत मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू ऐसा है कि हमें बार बार हमें ये पूछा जा रहा है, तो हमें ये हमारे नोट्स में होना चाहिए। तो आप देखिए कि अगर हम हॉब्स को लेविथन से मिला देंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया है तिलक ने। ये तिलक से जुड़ा हुआ नारा है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का कॉन्सेप्ट दिया है उसमें उन्होंने कितनी जनसंख्या को जो है सुनिश्चित किया था, यानी कि उन्होंने ये बताया था कि देखिए इन पर्टिकुलर जनसंख्या, इस संख्या के ही राज्य जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, उसमें स्टेबिलिटी रहती है और वो फ्लरिश करते हैं, यानी कि इस जनसंख्या के राज्य ही सही राज्य होंगे, एक आदर्श राज्य होगा, एक आइडल स्टेट होगा। कितनी जनसंख्या बताई थी? क्या उन्होंने 1800 की बात की थी? क्या उन्होंने 1000 व्यक्तियों की बात, 10,000 व्यक्तियों की बात की थी? क्या वो 20,000 व्यक्तियों की बात कर रहे थे? या उन्होंने कहा था कि 5040 व्यक्तियों वाला राज्य एक आदर्श राज्य होगा? तो आप इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की थी उसमें जनसंख्या का जो निश्चित संख्या थी वो क्या थी? 5040 थी। 5040। इसे आप 50-40 के हिसाब से या 40-50 के हिसाब से किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजनीतिक चिंतन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है? एक तो वो स्वयं और दूसरा डर। इसे दूसरी तरह से भी पूछा जाता है, कई बार ये कहा एक दिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, और स्टेटमेंट क्या होती है कि मैं और भय, यानी मैं और डर एक साथ जन्म लिए थे, यानी कि मेरा और भय का जो जन्म है वो एक साथ हुआ था, यानी कि मैं जब जन्म लिया था तो डर के साथ पैदा हुआ था। ये किसका है कोट? ये कोटेशन जो है वो हॉब्स से जुड़ा हुआ है। हॉब्स ने अपने आत्मकथा में लिखा कि मैं और डर एक साथ जन्म लिए थे। आगे चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू है, बहुत फेमस क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स में, ये बहुत पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यानी कि जब भारत का राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में और उपराष्ट्रपति भी अगर उपलब्ध ना हो, तो ऐसे में कौन जो है वो राष्ट्रपति का दायित्व संभालेगा या राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के
मुख्य न्यायाधीश इस रोल को निभाते हैं अगर राष्ट्रपति भी हमारा ना हो और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पे ना हो, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये करने वाले, इस तरह का रोल निभाने वाले कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? तो एम हिदायतुल्लाह जो हैं वो इकलौते ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि बैठकें आहूत करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है, भारत का राष्ट्रपति। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ही जो है वो संयुक्त बैठक को भी अध्यक्ष के रूप में निभाता है, उसको चलाता है, उसका संचालन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये शक्ति दी हुई है राष्ट्रपति को कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी करना। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम में। पॉलिटी का एग्जाम, अगर किसी एग्जाम में पॉलिटी का सेक्शन है तो भी वहाँ ये पूछा जाता है, और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है तब तो ये पूछा जाएगा ही। यह है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेंशन है कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि यदि संसद का सत्र संचालन में नहीं है, यानी ना ग्रीष्मकालीन है, ना बजट सेशन है और ना ही शीतकालीन सत्र, अगर सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे में सरकार कोई नियम लाना चाहती है, कोई कानून लाना चाहती है, तो उसे अध्यादेश के द्वारा जो है ला सकती है और राष्ट्रपति उस अध्यादेश को जारी करेगा। ये पावर कहाँ है? अनुच्छेद 123 में। इसी से आपको जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल आपको याद कर लेना चाहिए, 213। देखिए अंक, देखिए यहाँ है 123 और यह है 213। 213 में क्या है? 213 में सेम यही जो पावर है, यही शक्ति किसको दी हुई है? राज्यपाल को। तो राज्यपाल के पास ये पावर है, राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है उस राज्य विशेष के संदर्भ में। तो ये दोनों आपको आर्टिकल हमेशा याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य मूल रूप से नहीं थे, यानी कि जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें मौलिक कर्तव्य जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बाद में संवैधानिक संशोधन के द्वारा 42वें संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 51A के रूप में, 51A के रूप में। और ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। तो आप क्या है, नोट्स में ये जरूर होना चाहिए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का और पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संवैधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई थी? यानी कि ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो केंद्र का मंत्रिमंडल होता है, केंद्र में जो मंत्री होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार, भारत सरकार जिसे पीएम लीड कर रहा है, उस सरकार में मंत्रियों की संख्या को निश्चित कर दिया गया कि लोकसभा की कुल संख्या कितनी है? 543 का केवल 15% ही अब मंत्री बन पाएंगे। यानी कि ये संख्या बैठती है लगभग, आप समझ लीजिए कि 75 के आसपास। तो उससे ज़्यादा, 15% से ज़्यादा लोग संख्या में मंत्री नहीं बनाए जा सकते। किस संविधान संशोधन से ये किया गया? यह है संविधान संशोधन नंबर 91। याद रखना चाहिए आपको, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी, और पॉल साइंस के पेपर में जरूर पूछा जाता है। यहाँ आपको एक और संविधान संशोधन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है 93 में क्या हुआ था? 93 में दरअसल ओबीसी को पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया था, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें।
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है, यानी कि इलेक्शन से जुड़े हुए प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आपको पता होना चाहिए कि 324 अनुच्छेद संख्या 324 में, अनुच्छेद संख्या 324 में किसका जिक्र है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो 324 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, संविधान से जुड़ा हुआ अगर कोई आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें से 324 भी है। यह आपको याद होना चाहिए, रट लेना है आपको। 324 में ही जो है वो निर्वाचन के प्रावधान का जिक्र है, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन की बात है। अच्छा, 325 में क्या है, आपको 325 भी पता होना चाहिए। 325 में है वोटर लिस्ट की बात। 326 में क्या है, 326 में है अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वयस्क मताधिकार। ध्यान रखना है आपको कि हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जैसे शब्द का प्रयोग नहीं है, यूनिवर्सल शब्द का प्रयोग नहीं है, केवल अडल्ट फ्रेंचाइज का नाम है, यानी कि केवल वयस्क मताधिकार का नाम है। तो इसमें ये अनुच्छेद 326 में क्या है, अडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार की बात है। अनुच्छेद 327 में संसद के पास अधिकार है कि वो चुनाव से संबंधित नियम बनाए, और अनुच्छेद 328 में विधानसभा के पास ये अधिकार है। अनुच्छेद 329 में क्या है, अनुच्छेद 329 में चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होंगे उसको, चुनाव निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले में न्यायपालिका का हस्तक्षेप ना हो, इससे जो है वर्जित कर दिया गया है न्यायपालिका की। न्यायपालिका चुनाव से संबंधित किसी मसले पे हस्तक्षेप नहीं करेगी, इस तरह की जो बात है वो 329 में लिखी है। 330 में क्या लिखा है, 330 में लोकसभा के अंदर SC ST को जो रिजर्वेशन मिला है लोकसभा के सीटों पे वो दिया हुआ है। 332 में क्या है, 332 में विधानसभाओं के अंदर SC ST को जो आरक्षण मिला हुआ है वो है। यहां ध्यान रखने वाली बात है, 330A में महिलाओं को लोकसभा में रिजर्वेशन दिया गया है, और 332A में विधानसभाओं के अंदर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, जो संवैधानिक संशोधन से हुआ है। अब आप देखिए कि 324 से लेकर के 326, 27, 28, 29, 30 और 32 कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल। ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो आश्रम इस्टेब्लिश किया था उसमें फिनिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा टॉल्स्टॉय फार्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो ये भी पूछा जाता है कि ये जो आश्रम थे दक्षिण अफ्रीका में वो कहाँ थे। तो जो फिनिक्स आश्रम था वो शायद मैं नाम अच्छे से याद नहीं कर पा रहा हूँ, नवताली करके कोई जगह थी, वहाँ भी थी। और जो टॉल्स्टॉय फार्म था वो था जोहानिसबर्ग में। तो ये आपको पता होना। इसके अलावा जो साबरमती है या जो साबरमती है या कोचराब में जो है, या जो वर्धा में सेवाग्राम, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी के जो आश्रम इस्टेब्लिश किए हैं, कौन कौन से किए हैं, कहाँ कहाँ हैं, और पहले कौन किया, उसके बाद फिर कौन सा आश्रम इस्टेब्लिश किया, उसके बाद कौन सा आश्रम इस्टेब्लिश किया, ये बहुत पूछा जाता है। मैचिंग आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर पता होना चाहिए और आपकी नोट्स में भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। ध्यान से समझिए, ये क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जिस सदन की अध्यक्षता कर रहा है उस सदन का वो सदस्य नहीं है, यानी कि वो अध्यक्षता तो करता है उस सदन की लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता। अब ध्यान से देखिए, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो सदन की अध्यक्षता करता है, लोकसभा की अध्यक्षता करता है, इसीलिए उसे लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है जो स्पीकर है। लेकिन क्या वो उस सदन का सदस्य नहीं होता। जैसे कि अभी हमारे देश में जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, तो ओम बिरला क्या लोकसभा के सदस्य नहीं हैं? बिल्कुल है, वो सांसद है, कोटा से वो सांसद हैं। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं क्या वो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है क्या वो विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि ये आंसर जो है नहीं हो सकता। अब बचता है राज्यसभा। अब ध्यान दीजिए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है वाइस
प्रेसिडेंट, भारत का उपराष्ट्रपति। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होने के नाते उस सदन का सदस्य नहीं है, वो भारत का राष्ट्रपति है। यानी कि राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होता, वो राज्यसभा का अध्यक्ष तो होता है लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका सही आंसर जो है वो राज्यसभा हो जाएगा। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का यानी कि अपर हाउस का, उच्च सदन का पदेन सभापति होता है। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि ये व्यवस्था कि उपराष्ट्रपति जो है वो उच्च सदन का पदेन सभापति होगा, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो ये व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन पूछता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में अभी कभी भी एक बार भी वित्तीय आपातकाल का इस्तेमाल नहीं किया है। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? 360 में। 360 में है वित्तीय आपातकाल। चलिए आगे देखते हैं 14वां क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है। तो स्पीकर का जो निर्णायक मत का प्रयोग है वो कब करता है? समान मत आने की स्थिति में। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भाग हैं भारतीय संविधान के जो आपको पता होने चाहिए। पहले में क्या दिया हुआ है? पहले में आपको पता है कि भारत का राज्य क्षेत्र जो है उसके बारे में बात की गई है। दूसरे में क्या कहा गया है? भाग 2 में क्या कहा गया है? भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है, नागरिकता के से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 2। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। इसी तरह से बहुत सा इंपॉर्टेंट, जैसे इसके बाद आता है फिर संघ, उसके बाद फिर राज्य, फिर आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी कहाँ दिया हुआ है, फिर आपको पता होना चाहिए कि भाषा का अनुच्छेद कहाँ है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज से संबंधित हैं वो कौन से भाग में दिए हुए हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी एक पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए और ये आपके नोट्स में जरूर होना चाहिए। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है। क्या भारत का संविधान एक स्वैच्छिक संघ है? क्या वो एक परिसंघ है? क्या वो राज्यों का यूनियन है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो राज्यों का एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारत के संविधान में इसका जिक्र है कि भारत एक राज्यों का क्या है? यूनियन है। तो ये इसका आंसर हो गया सही सी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है। यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जिनका जिक्र राज्य सूची या केंद्र सूची या यूं कहें कि संवर्ती सूची में नहीं है, ऐसी शक्तियां जो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं, वो किसके पास है? कौन उसके ऊपर कानून बना सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये शक्ति भारतीय संविधान ने केंद्र को दी है। अवशिष्ट शक्तियों पर नीति निर्माण, कानून निर्माण, विधि निर्माण की शक्तियां केंद्र के पास है। आगे देखते हैं भारत की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो भारत की जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था। बहुत सिंपल शब्दों में कहें, ये निर्मात्री सभा जो है, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान बनाने वाली जो संवैधानिक सभा थी, जो संविधान सभा थी, उनका कानूनी सलाहकार कौन था। तो उनके लीगल एडवाइजर या संविधान सभा के जो एडवाइजर थे वो कौन थे? वो थे बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है संविधान सभा के सलाहकार थे। यहाँ एक बात और भी है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सदस्य नहीं थे, वो सलाहकार तो थे संविधान सभा के, लेकिन संविधान सभा के सदस्य या मेंबर नहीं थे। आगे देखते हैं, देखिए सच्चिदानंद सिन्हा का यहाँ जिक्र है, वो इंटरिम अस्थायी सभा अध्यक्ष थे संविधान सभा के। बी.आर. अम्बेडकर कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर आपको पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे।
देखिए कि गोपाल कृष्ण गोखले को वर्ष 1905 में जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का। उन्होंने जो ये वाराणसी में ये सम्मेलन हुआ था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, वाराणसी में इस सम्मेलन को किया गया था और बंगाल विभाजन के बाद ये सम्मेलन हुआ था। तो इसी सम्मेलन में उन्होंने जो है बंगाल विभाजन के विरोध की बात की थी, उसका विरोध किया था और स्वदेशी का जो विचार भी जो है जिस पे सहमति जताई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो पॉलिटी का पार्ट होता है या इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूरत का विभाजन जो था, कांग्रेस का जो स्प्लिट था, वो किस सम्मेलन में हुआ था, वो सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन। या जो महात्मा गांधी जी ने भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जब बने थे, अधिवेशन को जब अध्यक्ष के रूप में निभाया था, शायद 1924 में इकलौता वो अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जो है अध्यक्ष बने थे। तो ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो समानता का अधिकार आपको पता है कि 14 से 18 के दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का आपको पता होना चाहिए कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो 23 और 24 नहीं है, बल्कि 23 और 24 में क्या दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में क्या दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 29 और 30 में क्या है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है, बिल्कुल है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो इसमें सही सम्मिलित नहीं है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 क्या कह रहा है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है। अब अंतर्राज्यीय परिषद एक ऐसा परिषद है जिसमें राज्य हिस्सा होते हैं और उसके मुख्यमंत्री उसका हिस्सा होते हैं और उसको लीड कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री लीड करता है। ये जो अंतर्राज्यीय विवाद हैं या उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, नदी जल विवाद है उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, या सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा परिषद है जिसका जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 में इसका जिक्र है अंतर्राज्यीय परिषद का, कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। तो इसकी स्थापना कौन करता है, इसकी स्थापना कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति इसकी स्थापना करता है। तो आगे देखिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 22वां। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची थी। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं में क्या है, 11वीं में क्या है, 12वीं में क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन ही हो जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है वो इन सब में सबसे पहले है। आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति बनी, उसके बाद अशोक मेहता समिति बनी। तो जो भी आपका कूट होगा, यानी कि जो भी इसमें से क्रोनोलॉजी होगी वो कहाँ से शुरू होगी, बलवंत राय मेहता समिति से शुरू होगी, यानी कि 2 से शुरू होगी। तो 2 से शुरू होता हुआ केवल एक है, इसलिए आपको आंसर इसमें मिल जाता है। यानी कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर आई आपकी एल.एम. सिंघवी और फिर आई पी.के. थुगन समिति। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और याद रखिए कि पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं, जो ये 4-5 ही समितियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनका पता होना चाहिए कि 2 टियर सिस्टम किस में लाया गया, 3 टियर सिस्टम किसके द्वारा रिकमेंड किया गया, संवैधानिक दर्जा देने का रिकमेंड किसने किया, और वित्तीय पोषित स्वायत्त वित्तीय पोषण का बात किसने किया। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पंचायती राज्य को अलग से फंड देने की बात हुई, और जो वित्तीय संस्था बनती है अलग से, जो वित्तीय कमीशन बनता है, जो वित्त आयोग बनता है राज्यों का, वो किससे अलग से फंड मिला, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो
पंचायती राज से पूछे जाते हैं। पंचायती चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव अगर कराएंगे तो ये किसके द्वारा लिया जाएगा? क्या ये भारत का जो इलेक्शन कमीशन उसके द्वारा लिया जाएगा, या केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा, या राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ये फैसला कौन लेता है? ये राज्य सरकार का फैसला होता है। यानी कि पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य का एक राज्य चुनाव आयोग होता है, उसकी मदद से राज्य सरकार ये चुनाव करवाती है। लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो आपको पता होना चाहिए कि लूट जो है वो इसमें से अभिभावक नौकरशाही तो नहीं है, जातीय नौकरशाही भी नहीं है, योग्यता आधारित तो नहीं है, ये तो बिल्कुल उसका उल्टा है, संरक्षक नौकरशाही है। तो इसे लूट सिस्टम या आप यूँ कहें कि स्पॉइल सिस्टम भी इसे कहते हैं। ये अमेरिका में होता था कि इसमें होता ये था कि जो भी शासन में आता था, जिस भी पार्टी की सरकार आती थी, वो पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने से जुड़े हुए लोगों को ही जो है पॉलिटिकल ऑफिसेस बांटने लग जाती थी। अलग अलग जगह जो है उनको लगा देती थी, उनको कहीं ब्यूरोक्रेट बना देती थी, कहीं उनको जो है इस पोजीशन दे देती थी, कहीं उन लोगों को जो है अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती थी। तो इस तरह की, यानी कि अपनी जान पहचान के लोगों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बांट देती थी। इसी को जो है लूट पद्धति या स्पॉइल सिस्टम कहता था। ये अमेरिका में प्रचलित था, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया और अब वहाँ पे योग्यता आधारित नौकरशाही है। तो संरक्षक नौकरशाही जो है इसका सही आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपको पता है कि 1985 में जो है कौन सा संगठन बनता है? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसे हम क्या बोलते हैं? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, मतलब कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के लिए संगठन। ये कब बनता है? 1985 में। राजीव गांधी का ये दौर था। आगे देखिए, इसमें देखिए आपकी दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन जो है राष्ट्रों का संगठन, ये आसियान है। तो ये आसियान जो है वो 1965 में बनता है। आगे देखेंगे 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? निर्गुट आंदोलन, अब देखिए कितना अटपटा नाम है निर्गुट आंदोलन। हम लोग तो हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन होता है, तो ये वही पूछ रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन ही पूछ रहा है, नॉन अलाइन मूवमेंट के ही पूछ रहा है कि कौन इसमें से उसका संस्थापक नेता नहीं है। पंडित नेहरू है, हम सभी ने पढ़ा है। मार्शल टिटो है, बिल्कुल हमने पढ़ा है। कर्नल नासिर है, बिल्कुल है। गद्दाफी नहीं है, गद्दाफी नहीं है। गद्दाफी लीबिया के जो है शासक हुआ करते थे और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी 2011-12 के आसपास। तो ये एक शासक थे, गद्दाफी डिक्टेटर थे। ये नहीं है इनके संस्थापक सदस्य। इसके अलावा और कौन थे? इसके अलावा दो और, एक सुकर्णो थे और एक गमाल अब्दुल नासिर तो हैं ही इसमें। सुकर्णो थे, टिटो थे, नेहरू थे और कौन थे? एनक्रूमा, एक और थे एनक्रूमा। तो 5 ये हो गए। इसका आंसर क्या हो गया? गद्दाफी। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? यानी कि भारतीय संविधान के अंदर किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए कुछ तत्व दिए हुए हैं? तो वो है अनुच्छेद 51। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 51 के अंदर हमारे डीपीएसपी के अंदर ही जो है सरकार को निर्देश है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करते वक्त किन विचारों को ध्यान में रखेगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो अनाक्रमण है, बिल्कुल ये तो है। हस्तक्षेप की नीति भी है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी है और म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के साथ साथ जो है हम विवादों का शांतिपूर्ण सुझाव भी करें, उसको सुलझाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से और एक दूसरे के म्यूचुअल लाभ को लेकर के भी जो है काम करेंगे। यानी कि रिलेशन से एक दूसरे का लाभ भी होना चाहिए। यथार्थवाद जो है पंचशील की नीति का या पंचशील के सिद्धांत का पार्ट नहीं है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। आपको पंचशील के 5 तत्व याद होने चाहिए, आपकी नोट्स में वो होना चाहिए। अनुच्छेद 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद के जनक के रूप में हम सबको पता है कि जॉन लॉक से
बड़ा उदारवादी और कौन हो सकता है? तो जॉन लॉक जो है वो उदारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स जो है वो मार्क्सवाद इनसे प्रेरणा लेता। हालांकि कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का जन्मदाता कहना थोड़ा अटपटा हो जाएगा, लेकिन जो मार्क्सवाद का विचार आया है वो कार्ल मार्क्स से है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स किससे जुड़े हुए हैं? साइंटिफिक सोशलिज्म से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से जुड़े हुए हैं। वर्ग जो राज्य का जो वर्ग संघर्ष का कॉन्सेप्ट है वो भी कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, ये किसने कहा? ये देखिए, इस तरह का जो कोट होता है ये हमें बस याद होना चाहिए। हम इसे जानने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको बहुत मुश्किल से है जो किसी फेमस किताब के अंदर मिलेंगे, क्योंकि हम इस तरह के कोट को बहुत ज़्यादा याद रखते नहीं हैं। बस आपको कहीं भी आपको ये अगर मिलते हैं तो आप इसे याद कर लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप अपने नोट में इसे ऐड कर लीजिए। ये सीले का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है कि संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? संप्रभुता की जो अवधारणा है वो क्या है? वो राजनीतिक है, दार्शनिक है, वैधानिक है, या कुछ भी नहीं है? तो मैं आपको बताऊं कि जो संप्रभुता की जो धारणा है वो क्या है, वो वैधानिक है, वो लीगल कॉन्सेप्ट है। संविधान में भी अगर हम देखें कि संप्रभुता है तो वो एक वैधानिकता प्रदान करती है कि हमें अथॉरिटी के द्वारा दिए गए नियमों का, अथॉरिटी के द्वारा दिए गए ऑर्डर का हमें पालन करना है, और यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड भुगतना पड़ेगा। तो ये जो पावर आती है अथॉरिटी के पास अपनी बात मनवाने की, ये लीगल पावर से आती है, ये बाइंडिंग पावर हो जाती है। इसीलिए क्या है, ये एक वैधानिक कॉन्सेप्ट है संप्रभुता। तो आगे देखिए 34वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता है? इसमें से कौन कौन सी जो विशेषता है वो संप्रभुता की है? तो संप्रभुता, क्या स्थायित्व होता है संप्रभुता में? बिल्कुल होता है। क्या सार्वभौमिकता होती है? बिल्कुल होती है। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, सही हैं। तो 1 और 2 ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, नाम मात्र का अध्यक्ष, तो आगे देखिए कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, और सी क्या कह रहा है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध और सामूहिक उत्तरदायित्व। अब देखिए ये आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि भारत में नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति को अलग अलग शब्दों से उच्चारित करते हैं। हम कहते हैं कि वो रबर स्टैंप है, हम कहते हैं कि वो एक शोभा का पद है, या हम कहते हैं कि वो नाम मात्र का अध्यक्ष है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। संसदीय प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है, जो अध्यक्ष होता है राष्ट्र का, जो सबसे बड़ा शासन अध्यक्ष है, वो नाम मात्र का होता है। ये बिल्कुल ठीक है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारी जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही निकलती है, इसीलिए वो घनिष्ठ संबंध भी है। तो सी भी सही हो गया। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, बिल्कुल होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में भी जिक्र है इसका, तो ये भी सही है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, ये जो स्टेटमेंट ये गड़बड़ हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे संविधान में एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं। अब आप कहेंगे अरे भैया 5 साल तो दिया हुआ है, तो जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो किसका है? वो लेजिस्लेचर का है। वो किसका है? विधायिका का है। वो संसद जो चुनी जाती है उसका है वो 5 साल का कार्यकाल। संसद के द्वारा जो कार्यपालिका चुनी जाती है, जिसका चुनाव संसद करती है, उसका कार्यकाल नहीं, एग्जीक्यूटिव का कार्यकाल नहीं। प्रधानमंत्री कितने साल तक रहेगा इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ये तो सदन के बहुमत के ऊपर आधारित होता है, और सदन का कार्यकाल होता है 5 साल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है कि फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो फांसीवाद आपको पता है कहाँ से निकला? फांसीवाद आया कहाँ से? इटली से। और इटली में कौन थे? इटली में थे मुसोलिनी। तो ये हो गया आपका आंसर। और जर्मनी जो हिटलर से संबंधित है वो किससे जुड़ गया? वो जुड़ गया नाजीवाद से। वो किससे जुड़ गया? नाजीवाद से। 37 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित है? तो हमें पता है कि नेचुरल राइट की जहां भी बात आएगी, प्राकृतिक अधिकार की जहां भी बात आएगी, वहां हमें एक नाम लेना है और क्या कहना है? लॉक। इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? अभी मैंने पीछे आपको बताया कि वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया।
कार्ल मार्क्स ने दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, ये किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन जो है ये किसने दिया कहा है? ये ऑस्टिन का सिद्धांत है। देखिए जो ऑस्टिन जो हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि जो संप्रभु होता है वो उसकी हम बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उसके पास अथॉरिटी है। तो ये जो हमारे पास एक जिम्मेदारी है कि जो अथॉरिटी है, जिसके पास शक्ति है, उसकी हम बात माने। तो वो क्या है? अथॉरिटी जिसके पास है वो क्या है? वो उच्च है। हम क्या है? निम्न है। तो कानून जो है वो उच्च के द्वारा निम्न को दिया गया है, यानी कि अथॉरिटी क्या है? लॉ क्या है? वो अथॉरिटी के द्वारा अपने से नीचे को हमको, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने जनता को दिया हुआ एक आदेश है। ये ऑस्टिन का है कथन। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। कौन ये बात कहता है? ये बात कहते हैं GDH कोल। तो ये कथन किसका है? ये GDH कोल का है, तो जिन्होंने गिल्ड सोशलिज्म भी दिया है। तो यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता की अगर आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि लोगों को वोट का अधिकार होगा, लोगों को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, राजनीतिक रूप से लोग स्वतंत्र होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन आर्थिक समानता के बिना इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी काम की नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये GDH कोल कह रहे हैं। और इसी तरह की कुछ बात अंबेडकर भी कहते हैं, जहां वो बोलते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा होगा? राज्य के बारे में हम सबसे पुराना विचार क्या रखते हैं कि जो राज्य है वो राजा के द्वारा बनाया हुआ एक संस्था है, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक संस्था है। इसीलिए जो है हमें राजा को मानना चाहिए, राजा के आदेश को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राजा है वो ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक दूत है हमारी रक्षा के लिए। तो इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को हम कहते हैं देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो राज्य के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है वो क्या है? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? अब ये क्वेश्चन एक बड़ा ही आप देखें कि इसमें जो जनसंख्या है, सरकार है, भूभाग है, संप्रभुता है, ये सभी जो हैं वो राज्य के, एक स्टेट के, मॉडर्न स्टेट का पार्ट है। यानी अगर मॉडर्न स्टेट के हम 4 भागों की बात करते हैं तो उसमें जनसंख्या भी आती है, उसमें सरकार भी आती है, उसमें भूभाग भी आता है और संप्रभुता भी आती है। भाई अगर किसी राज्य के पास जनसंख्या नहीं है तो क्या वो राज्य कहलाएगा? अगर सरकार नहीं है तो क्या वो राज्य कहलाएगा? भूभाग नहीं है तो क्या वो राज्य कहलाएगा? तो ये सब तो है ही। लेकिन अगर इसमें कहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, तो मैं कहूँगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? संप्रभुता। और आयोग की भी जो आंसर की है उसमें संप्रभुता ही इसका सही आंसर है। यानी कि संप्रभुता के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। हम उसे राज्य का नाम, नेशन का नाम या स्टेट का नाम हम नहीं दे सकते। संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप देखिए कि जो फिलिस्तीन है उसके पास संप्रभुता नहीं है, वहाँ एक सरकार चलती है पैरेलल, जनसंख्या उनके पास है, भूभाग, जो विवादित भूभाग है वो है उनके पास, लेकिन क्योंकि संप्रभुता नहीं है इसीलिए जो है उसको राज्य का दर्जा ऑफिशियली नहीं मिलता है। कई देश उसे राज्य नहीं मानते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो संप्रभुता है किसी भी राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन संस्कार से है, सरकार से है। तो ये किसका कोट है? ये जो डेफिनेशन है राज्य के बारे में या राजनीतिक विज्ञान के बारे में, ये कौन देता है? ये डिमॉक देते हैं। तो ये बहुत नोन, एक बहुत फेमस कोट है डिमॉक का राजनीतिक विज्ञान के बारे में, कि राजनीतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? दरअसल राजनीतिक विज्ञान में हम राज्य और उसके जो साधन सरकार हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिमॉक का है ये स्टेटमेंट। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? यानी दंड देने का एक सिद्धांत नहीं है। तो प्रतिशोधात्मक बिल्कुल है,
प्रतिशोध लिया जाएगा। प्रतिरोधात्मक, बिल्कुल किसी को जो है हम ऐसा दंड दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने वाला था। तो प्रतिरोधात्मक, हमने इसीलिए उसको जेल में डाल दिया क्योंकि वो कुछ विवादित काम करने वाला था, कुछ आपत्तिजनक काम करने वाला था, कुछ आपराधिक काम करने वाला था, और उसी काम को रोकने के लिए उस काम के होने से पहले, उस अपराध के होने से पहले हमने उसे जेल में डाल दिया। तो इस तरह का जो दंड है वो प्रतिरोधात्मक है। सुधारात्मक है, आपको पता है कि हम लोग जो जेल में लोगों को क्यों रखा जाता है? जेल जो है सिर्फ सजा देने का एक साधन नहीं है, बल्कि लोगों में सुधार लाने का भी एक जरिया है। तो सुधारात्मक, ये सब एक दंड देने के ही सिद्धांत हैं। लेकिन जो ये ऑप्शन है वितरणात्मक, ये दंड देने का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, वितरणात्मक जो सिद्धांत है वो किस चीज का है? वो न्याय का है, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, यानी कि वितरणात्मक न्याय, जिससे रोल्स जुड़े हुए हैं, या एरिस्टोटल ने भी इसकी बात की है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 क्या कह रहा है? इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? तो देखिए, बहुलवादी विचार, ये वेब, क्रेबे और लिंडसे, ये सब जो हैं बहुलवादी विचारक हैं। हेगल जो है वो बहुलवादी नहीं है, वो एकात्मकवादी हैं, यानी कि मोनोथिस्ट कहते हैं इनको। तो हेगल ने जो है बहुलता की बात नहीं करते वो, बल्कि क्या कहते हैं कि एक तत्व की बात करते हैं। इसीलिए वो जो है राज्य को भी वो कहते हैं कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि जो स्टेट है वो भगवान का ही रूप है धरती पे। ये इस तरह का विचार क्या कोई बहुलवादी दे सकता है? नहीं दे सकता। यानी कि हेगल जो है वो बहुलवादी नहीं है। तो हेगल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 में क्या कहा है। 45 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है? तो राजनीतिक दल के पास एक संगठन होता है, बिल्कुल होता है। क्या कांग्रेस और बीजेपी के पास संगठन है? बिल्कुल है। अवैधानिक साधनों का प्रयोग, अब बताइए, कोई राजनीतिक दल अगर अवैधानिक, इलीगल मीन्स का, इलीगल साधनों का प्रयोग करेगी तो क्या वो राजनीतिक दल रहेगी? नहीं, वो तो राजनीतिक दल नहीं रहेगा। फिर तो वो क्या बन जाएगा? एक टेररिस्ट ग्रुप भी बन सकता है। फिर तो हम उसे कुछ और नाम देंगे, राजनीतिक दल का नाम नहीं दे सकते। लोकतंत्र में विश्वास, बिल्कुल। राजनीतिक दल चुनाव लड़ती हैं, इसीलिए चुनाव लड़ती हैं क्योंकि उनको लोकतंत्र में विश्वास होता है। वैचारिक एकता, बिल्कुल। बीजेपी को हम राइट विंग पार्टी कहते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं उन्हें हम लेफ्ट विंग पार्टी कहते हैं। कांग्रेस को हम क्या कहते हैं? एक मध्यम मार्गीय पार्टी कहते हैं, सेंट्रिस्ट पार्टी कहते हैं, क्योंकि उनके में एक वैचारिक एकता है। बीजेपी हमेशा नेशनलिज्म की बात करेगी, क्यों? क्योंकि उन सभी में एक वैचारिक एकता है कि वो नेशनलिज्म को बढ़ावा देना है उन्हें। तो ये जो है राजनीतिक दल का विशेषता है। लेकिन अवैधानिक साधनों का प्रयोग, ये राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। राजनीतिक दल वैधानिक साधनों का प्रयोग करती है, ना कि अवैधानिक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो अब देखिए, प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो अधिकार पूर्व, नगर पूर्व, सामाजिक है। बिल्कुल ठीक बात है। जो प्राकृतिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है वो पूर्व नगर और पूर्व सामाजिक है, यानी स्टेट के बनने से पहले से है। स्टेट जब नहीं था, स्टेट का कॉन्सेप्ट जब नहीं था, तब भी लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार था, यानी कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का अधिकार। ये जो लॉक ने बताए ये राज्य के आने से पहले की बात है भाई, पूर्व सामाजिक बात है भाई। तो ये हो गया, सही है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकार राज्य की कृति है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिकारों का जो वैधानिक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि अधिकार जो हमें मिले हैं वो राज्य के द्वारा मिले हैं। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या कहता है कि अधिकार जो है वो परंपराओं से मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिकार का यथार्थवादी सिद्धांत, अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ कंफ्यूजन इससे हो सकती है कि यहाँ यथार्थवादी दिया है और हमने आईआर में पढ़ा है कि यथार्थवादी हमेशा पावर की बात करते हैं, तो शक्ति की बात करते हैं। इसे लग सकता है कि ये सही होगा, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जो यथार्थवादी है वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि अधिकार जो हैं वो मनुष्य की शक्ति नहीं है, बल्कि जो अधिकार हैं वो जो वास्तविक दुनिया है, जो वास्तविक समाज है, उसके परिस्थितियों पे आधारित होता है। ये यथार्थवादी सिद्धांत कहता है। और अधिकार जो है वो मनुष्य की शक्तियां हैं, ये कौन है? ये पावर कॉन्सेप्ट, जो पावर का जो कॉन्सेप्ट है अधिकारों के बारे में, वो देता है। तो डी इसका आंसर गलत है, यानी कि डी जो है इसका सही आंसर हमें मिल जाएगा कि ये सही सम्मिलित नहीं है।
48 क्या कहता है कि इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य, यानी कि किसने जो है दबाव समूहों को एक अज्ञात साम्राज्य के रूप में बताया है? फाइनर ने। एक मिनट रुकिए, फाइनर जी, जो फाइनर हैं उन्होंने दबाव समूह को किस रूप में बताया है कि ये एक अज्ञात साम्राज्य है, यानी कि एक एनोनिमस एम्पायर है। अब एनोनिमस एम्पायर इसलिए कहा है क्योंकि देखिए दबाव समूह जो हैं वो ताकतवर होते हैं, किस वजह से कि वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, सरकार के बाहर होकर भी वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से, अपने हितों के हिसाब से सरकार को पर दबाव डाल करके नीति निर्माण में जो है हस्तक्षेप करते हैं। तो इन्हें कोई देख तो पाता नहीं है, ये तो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, इसीलिए इसे एक अज्ञात एनोनिमस एम्पायर कहा उन्होंने, एक अज्ञात साम्राज्य कहा उन्होंने। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 49 में क्या कहने कि राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने दिया है? मैंने आपको इससे पहले बताया कि राज्य का जो वर्ग सिद्धांत है वो मार्क्स का है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर किसने कहा है? देखिए नोबल सैवेज, इंग्लिश में से कहते हैं नोबल सैवेज। नोबल सैवेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन देते हैं? रूसो देते हैं। रूसो ने, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उन्होंने मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में एक आदर्श बर्बर का नाम दिया, यानी कि भाई वो बहुत एक आदर्श किस्म का एक व्यक्ति था प्राकृतिक अवस्था में, जो बहुत सही तरीके से रहता था, बहुत अच्छी तरह से रहता था। उसमें एक सेल्फ लव का एक भावना थी, उसके अंदर जो है एक इच्छा थी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से रहे, और उसमें कोई द्वेष भावना नहीं थी। लेकिन समय के समय बदला, सिविलाइजेशन में जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जमा करने के लिए होड़ लग गई, इस वजह से लोग जो है एक दूसरे पे विश्वास उनका उठ गया, और जो व्यक्ति जो था, जो सेल्फ लव था, जिसको दूसरे के प्रति जिसके अंदर संवेदना थी, अब वो दूसरों से कंपटीशन में आ गया। तो अब जो है वैसा वो नहीं रहा, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में वो क्या था? एक आदर्श व्यक्ति था, एक आदर्श बर्बर के रूप में था। तो उसने उन्हें जो है नेचुरल जो सिचुएशन थी उसमें उन्होंने व्यक्ति को नोबल सैवेज के रूप में दिखाया है। तो ये रूसो है इसका सही आंसर। 51 में देखिए निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी है, आपको पता है कि रिपब्लिक किसने लिखी है? रिपब्लिक तो प्लेटो ने लिखी है, लॉस भी प्लेटो ने लिखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखी है, पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की किताब है। मनुस्मृति में कितने अध्याय थे? तो 12 याद कर लीजिए। ये आपको वैसे तो कहीं पढ़ने के लिए मिलता नहीं है, ओपिगावा में दिया हुआ है, लेकिन आप देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूछते हैं। तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, ये आप रट लीजिए, आगे काम आ सकता है, क्योंकि ये कई जगह पूछा गया है। मैंने हाल के ही कुछ एग्जाम में देखे हैं कि ये इन्होंने 3-4 ऐसे एग्जाम हुए जिन्होंने ये पूछा है कॉन्सेप्ट। 53 में आप देखिए क्या दिया है कि दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो दास कैपिटल लिखा है किसने? मार्क्स ने। इसके अलावा मार्क्स ने इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है। दास कैपिटल के अलावा मार्क्स जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिखते हैं, ऑन द जूइश क्वेश्चन भी लिखते हैं। इसके अलावा वो हॉली फैमिली भी लिखते हैं, जर्मन आइडियोलॉजी भी लिखते हैं। तो कई सारी किताबें हैं मार्क्स की। मार्क्स की किताबें याद कर लीजिए, मार्क्स की किताबों की क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए कि कौन सी किताब पहले लिखी, कौन सी किताब बाद में लिखी, ये भी आप याद कर लीजिए। पैन ऑप्टिकन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? किस चीज़ का एक आदर्श उदाहरण है? यानी पैन ऑप्टिकन जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है? देखिए पैन ऑप्टिकन जो है वो एक जेल का उदाहरण है। अब मैं इसको आपको कैसे समझाऊं कि देखिए ये कह रहे हैं कि एक जेल है, जेल जैसे, जेल क्या है? एक गोल जेल है, ये पैन ऑप्टिकन जिसे कहते हैं। तो ये जेल है, तो आप देखिए कि इस जेल में बहुत सारे खाने बने होते हैं, यानी कि बहुत सारे शेल होते हैं, बहुत सारे जो है इसमें घर होते हैं, जेल घर जिसे कहते हैं। सभी के अंदर जो है कैदी रहते हैं, तो सभी के ऊपर निगरानी करने के लिए एक बीच में एक चौकीदार होगा, बीच में। अब ये बीच में एक चौकीदार है, तो बीच में ये चौकीदार है कि जो ये सबके ऊपर क्या कर सकता है? नज़र रख सकता है, यहीं से नज़र रख सकता है, बीच से ही। तो ऐसे में क्या होते हैं कि सभी जो कैदी हैं वो, उनको ये लगता है कि चौकीदार मुझे देख रहा है। क्यों? क्योंकि चौकीदार इस जगह से तो किसी को भी देख सकता है। तो हर कैदी यही सोचता है कि चौकीदार मेरे को ही देख रहा होगा, इसीलिए, है ना, तो उसके ऊपर ही निगरानी करी जा रही है, ये सोचता है हर व्यक्ति, हर कैदी। हालांकि चौकीदार जो है वो तो किसी एक को ही देख सकता है, सबको तो देख नहीं सकता। लेकिन क्योंकि इस जेल का निर्माण इस तरीके से है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहे हैं कि जो
कैदी हैं उनको लगता है कि हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है, हमारे ऊपर निगरानी करी जा रही है। तो ये एक जेल का उदाहरण है और इसे जो है बेंथम ने जो है दिया। ये पैनऑप्टिकन का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? ये बेंथम ने दिया है। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। 55वां नंबर देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो बाल गंगाधर तिलक ने, आपको पता होना चाहिए कि द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास भी लिखी है, गीता रहस्य भी लिखी है। गीता रहस्य उन्होंने जेल में लिखी थी बर्मा में जब वो थे। द ओरियन भी लिखी है, यानी कि सभी उपरोक्त सभी तीनों किताब लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या था? तो प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो किस चीज़ से संबंधित है? भाई वो न्याय से संबंधित। कौन कहेगा कि प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित नहीं है? तो न्याय इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेटो की रिपब्लिक का। आगे देखिए 57 क्या कह रहे हैं? मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करता है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये दिया है ग्रीन ने। देखिए हमेशा याद रखिए कि ग्रीन जो है, टीएच ग्रीन जो है, वो जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसके वो विचारक हैं। और मॉडर्न लिबरलिज्म ही ये कहता है कि भैया देखिए स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार बिना राज्य के जो मिल नहीं पाएगा। तो ये जो है ग्रीन का विचार है। ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो ग्रीन का है, बहुत फेमस है, आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसमें से किसने आत्मपरक और परात्मपरक आचरण में अंतर किया है? यानी कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो हम सभी को पता है कि ये फेमस कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जेएस मिल ने दिया है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है, जिन्होंने ऑन लिबर्टी लिखी है, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की है। आगे देखिए 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 59 क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले। गोखले इनके जो हैं राजनीतिक गुरु थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ तक कि ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? द अनरेस्ट इंडिया जो किताब है वो किसकी है? वो वैलेंटाइन शिरोल की है। और वैलेंटाइन शिरोल ने ही जो है तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो तिलक थे वो गर्मपंथी विचार के थे, इसीलिए जो है उनको वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। तो ये हो गया आपका 60 क्वेश्चन और हमें थोड़ा समय लग जाता है इसलिए क्योंकि हम कुछ और चीज़ों को भी बताते चलते हैं। काफ़ी जल्दी हम लोग इसे ख़त्म किया है हमने। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा है। इस चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सभी एमसीक्यू मिल जाएंगे, चाहे वो टीजीटी हो। टीजीटी को हम कम महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि जो टीजीटी है उसमें सोशल साइंस का पार्ट ज़्यादा आ जाता है, इसीलिए टीजीटी को हम जो है थोड़ा कम महत्व देते हैं। लेकिन हम जो टीजीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हमें पता है कि यूपीपीसीएस में वो इसी तरह के क्वेश्चन टीजीटी में भी पूछते हैं, उसी तरह के वो पीजीटी में भी पूछते हैं, और यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी वो उसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जैसे वो पीजीटी में पूछते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन या यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो अलग अलग आयोगों के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं वो क्वेश्चन, पीजीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन, सभी प्रकार के जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह के और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।